नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय टाक है। मैं गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर मैकेनिकल के पद पर कार्यरत हूँ। आज के इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को स्टडी करेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल्स हैं और उनके डिफरेंट मेथड्स क्या हैं वो पढ़ेंगे। उन मेथड्स में से इस वीडियो के ज़रिए हम फिजिकल मेथड्स को स्टडी करेंगे। बाकी बचा हुआ केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड वो नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करें। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जो प्रदूषित जल के उपचार का मूल सिद्धांत है कि जल में उपस्थित प्रदूषक तत्वों को जल से अलग करके उसे पुनः उपयोग में लेने योग्य बनाया जाए। जैसे विद्युत संयंत्र को ठंडा करने वाले जल को अर्थात कूलिंग वाटर को ट्रीटेड करके खेती के लिए काम में लिया जा सकता है। प्रदूषित जल को ट्रीट करने के मुख्य सिद्धांत निम्न हैं। पहला, उत्सर्ग जल को वाष्पीकृत करके। जिन परिस्थितियों में अशुद्धियां साधारण विधियों द्वारा हटाया जाना संभव नहीं होता, उनमें प्रदूषित जल को खुले मैदान में डालकर वाष्पीकृत होने के लिए छोड़ दिया जाता है तथा शेष बचे जिसका आयतन कम हो जाता है उसे आसानी से गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। यह विधि पारंपरिक विधि है और लघु उद्योगों के लिए उपयोगी है। दूसरी विधि है उत्सर्ग जल का वर्गीकरण करके। इस विधि में किसी औद्योगिक इकाई से उपलब्ध वेस्ट वाटर को कूलिंग प्रोड्यूस करने वाले वाटर से अलग रखा जाता है, जिससे प्रदूषित जल का कुल आयतन कम ही रहता है और कम होने की वजह से उसे विसर्जित करना आसान रहता है। प्रायः औद्योगिक उत्सर्ग को 3 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, उत्सर्ग जल जो उद्योगों की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होता है, ऐसा वेस्ट वाटर जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान उत्पन्न हो रहा है। दूसरा वेस्ट वाटर, दूसरी तरह का क्लासिफाइड वाटर वो हो सकता है जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कूलिंग प्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसे हम कूलिंग वाटर कहते हैं। तीसरा, एफ्लुएंट वो हो सकता है जो उद्योगों एवं निर्मित वस्तुओं की सफाई से संबंधित कार्यों से उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रदूषित जल वर्गीकरण से सर्वाधिक प्रदूषित जल का आसानी से उपचार हो जाता है तथा तुलनात्मक रूप से अप्रदूषित जल को बिना उपचार के विसर्जित किया जा सकता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर जो वेस्ट वाटर है उसको दूसरी तरह के पानी जो कि कम वेस्ट है या किसी दूसरे काम में आ सकता है, उस पानी में अगर मिला दिया जाता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ हम उनको हमेशा सेपरेट रखते हुए जो वेस्ट वाटर है उसको उपचारित कर लेते हैं और जो दूसरा पानी है उसे बिना उपचारित अन्य किसी कार्य में लिया जा सकता है, क्योंकि वो उसमें उतनी गंदगी नहीं होती, उतना प्रदूषण नहीं होता। तीसरा, उत्सर्ग जल का पुनः उपयोग करके। यदि उत्सर्ग जल के एक बड़े अंश का पुनः उपयोग किया जाए तो उपचार के लिए आवश्यक आयतन कम हो जाता है। यह पुनः उपयोग इस प्रकार किया जाता है, दूषित जल से औद्योगिक उत्पादन पर कोई प्रभाव न पड़े। इससे जल उपचार से होने वाले खर्च की मात्रा को कम किया जा सकता है। जैसे पेपर मिल में उत्पन्न व्हाइट वाटर का उपयोग स्प्रे एवं धुलाई के लिए किया जा सकता है। चौथा, उत्सर्ग को उत्सर्ग से उपचारित करना। इस विधि में अंतर्गत 2 अलग अलग, जैसे एक अम्लीय और दूसरा क्षारीय रासायनिक प्रकृति के उत्सर्ग जो एक ही उद्योग में भिन्न भिन्न इकाइयों द्वारा उत्पन्न हो रहे हों, अथवा विभिन्न रासायनिक प्रकृति के उद्योग जो एक ही औद्योगिक क्षेत्र में उपस्थित हैं, उनके द्वारा उत्सर्जित जल को आपस में मिला दिया जाता है, जिससे कि एक उत्सर्ग की अम्लीयता दूसरे उत्सर्ग की क्षारीयता से क्रिया कर उदासीन हो जाती है, ताकि दोनों के जल में उपलब्ध रासायनिक यौगिक आपस में क्रिया करके हानि रहित लवण बना लेते हैं और जल भी उपचारित हो जाता है तथा जल की उपचार प्रक्रिया में होने वाले खर्च में से भी मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के लिए प्लेटिंग उद्योग में साइनाइड एवं अन्य रसायनों का प्रचुर प्रयोग होता है। इस उद्योग से उत्सर्जित जल को उदासीन करने के लिए अम्ल एवं क्षार की बहुत बड़ी मात्रा काम में ली जाती है। पांचवा, उपचार के पश्चात पुनः उपयोग करना। उत्सर्ग जल को सरल विधि से उपचारित कर पुनः उपयोग में लाकर हम जल प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
उदाहरणार्थ अल्कोहल एवं शक्कर बनाने के कारखाने के उत्सर्ग को हवा की अनुपस्थिति में एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से सड़ाकर उपयोगी मीथेन गैस बनाई जा सकती है। इसी प्रकार पेपर मिल के जल से कास्टिक सोडा निकालकर जल का पुनः उपयोग किया जा सकता है। मतलब उसे ट्रीट कर रीयूज करने के लायक बनाना और सिस्टम में ही या इंडस्ट्री में ही उसे रीयूज कर लिया जाता है। भौतिक उपचार में यदि हम देखें तो जो सीवेज वाटर है उसके उपचार के 3 चरण होते हैं। पहला प्राथमिक उपचार, इसमें छानने व अवसादन की क्रिया होती है जिससे सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक के टुकड़े, प्लास्टिक की बोतल, कूड़ा करकट, पत्ते इत्यादि, पेड़ों के पत्ते इत्यादि को हटाया जाता है। द्वितीय उपचार, इसके अंतर्गत कार्बनिक घुलनशील ठोस पदार्थ जैविक उपचार द्वारा दूर किए जाते हैं। तृतीय उपचार, दोनों क्रियाओं से प्राप्त जल को रासायनिक एवं यांत्रिक पद्धतियों से उपचारित कर शेष नाइट्रेट व फॉस्फेट पदार्थों को भी अलग कर दिया जाता है। इन सभी क्रियाओं में के बाद जल को पुनः किसी भी उपयोग में लिया जा सकता है। भौतिक उपचार में यदि हम देखें तो भौतिक उपचार में निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। जैसे सर्वप्रथम जो सीवेज वाटर होता है उसकी स्क्रीनिंग करना आवश्यक है। स्क्रीनिंग के दौरान प्रदूषित जल के उपचार के लिए सर्वप्रथम यही क्रिया की जाती है। स्क्रीन छलनी के समान छिद्रयुक्त अथवा पैरेलल बार्स से निर्मित रैक हो सकती है। इसका मुख्य कार्य बड़े ठोस पदार्थ जैसे पेपर, प्लास्टिक की बॉटल्स, पेड़ों की टहनियाँ, डालियाँ, पत्ते इत्यादि, उनको उत्सर्ग जल से अलग करना होता है। इनकी सफाई समय समय पर हाथ अथवा मशीन से की जाती है। बड़ी स्क्रीन में छिद्र जो हैं वो 20 mm से 60 mm के बीच तथा स्मॉल स्क्रीन में 10 से 20 mm के बीच होते हैं। उत्सर्ग जल को यदि किसी पंप या वाल्व से गुजारा ना होता है तो उससे पहले स्क्रीन करना आवश्यक है ताकि पंप को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। औद्योगिक उपचार संयंत्र में उत्सर्ग की प्रकृति के आधार पर स्क्रीन की स्थिति निर्धारित की जाती है। जब स्क्रीन का माप 6 सेंटीमीटर से कम हो तो 2 स्क्रीन लगाना उपयुक्त रहता है। इससे पहली बड़ी छिद्र वाली तथा दूसरी छोटी छिद्र वाली स्क्रीन होती है। स्क्रीन से अलग हुए ठोस का आयतन जल की तुलना में कम होता है, अतः इसे पाउडर बनाकर या जमीन में गाड़कर विसर्जित किया जा सकता है जिससे जनजीवन को कोई खतरा ना रहे। फाइन स्क्रीन का उपयोग शहर, सीवेज, चमड़े, शक्कर, शराब के कारखाने, पेपर मिल आदि में किया जाता है। यहाँ हम बार स्क्रीन चैम्बर दर्शाया गया है चित्र में। इसमें हम देखते हैं कि जो पानी का वाटर का इनफ्लो है वो इस स्क्रीन चैम्बर से होकर गुजरता है और इसमें बार स्क्रीन इंक्लाइंड रखी हुई है। जो ऊपर वाला डायग्राम है वो इसका एलिवेशन है और जो नीचे जो है वो प्लान है। 30 से 60 डिग्री सेंटीमीटर के इंक्लिनेशन पर यह स्क्रीन की रैक जो बार्स की रैक होती है उसे रखा होता है। तो जब इससे कोई भी जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटी है, तैरने वाली अशुद्धियां हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की थैलियाँ, पेड़ों की डालियाँ, पत्ते इत्यादि, ये जब इस स्क्रीन से टकराते हैं तो ये यहीं रुक जाते हैं और शेष जल जिसमें फाइन इम्प्योरिटीज हो सकती हैं वो जो जल के साथ कैरी कर सकती है, जिसका साइज इस स्क्रीन के दोनों रॉड्स के बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम हो, जो इसमें से निकल पाएगा वो आगे चला जाता है। और बड़ा बड़ा कचरा, तैरने वाला कचरा या भारी कचरा जो भी, लेकिन जिसका साइज इससे बड़ा है, यहीं पर रुक जाता है और समय समय पर हम इसको कचरे को यहां से हटाकर निस्तारित कर देते हैं। बी, ग्रिट चैम्बर। कई स्थानों पर जब ठोस कण अधिक बड़े होते हैं तो जलधारा में ही एक कम्यूटेटर लगाकर उन्हें छोटे छोटे कणों में बदल दिया जाता है तथा उन्हें बारीक स्क्रीन से छांटकर अलग कर दिया जाता है। कई बार अधिक बड़े ठोस को अलग करने के लिए मोटी स्क्रीन का उपयोग भी किया जाता है। मध्यम आकार के ठोस का कण जिनका व्यास 0.2 mm तथा घनत्व 2.5 से अधिक होता है उन्हें ग्रिट कहा जाता है। उन्हें अलग करने के लिए उत्सर्ग जल को ग्रिट कक्ष से गुजारा जाता है। ग्रिट कक्ष की संरचना इस प्रकार होती है
कि इसमें जल धारा का वेग कम रहे, लगभग 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जिससे छोटे कण ग्रिट चैम्बर के पैंदे में उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण और उन कणों के मास के कारण धरातल में पैंदे में बैठ जाएं और उन्हें समय समय पर अलग कर दिया जाता है। ग्रिट कक्ष से निकलने वाला उत्सर्जित जल छोटे माप की स्क्रीन से गुजारा जाता है। इस प्रकार कम्यूनिटर की सहायता से पंप को नुकसान होने से बचाया जा सकता है एवं पाइप में ठोस को जमने से रोका जा सकता है। ग्रिट कक्ष का उपयोग नगर निगम, सीवरेज, खनिज इकाइयों के उत्सर्ग जल आदि में किया जा सकता है। सब्जियां आदि धोने में उसमें उपस्थित धूल के कण, किसी उद्योग में फर्श की धुलाई से उत्पन्न ठोस पदार्थ, कोक प्लांट प्रोसेसिंग से उत्पन्न फाइन कोक, पशुओं की छाल धोने से उत्पन्न जल में इस प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। यहाँ हमने एक कम्यूनिटर का एक डायग्राम दिखाया है। इसमें जो वेस्ट वाटर है जिसमें लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो कम्यूनिटर एक तरह का ग्राइंडिंग यूनिट होती है जो बड़े पार्टिकल्स को फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है और उसके पश्चात वो फाइन पार्टिकल्स एक इस चैम्बर का डिजाइन इस तरह से होता है जब फाइन पार्टिकल वाला जो वेस्ट वाटर है वो बॉटम स्फेरिकल बॉटम से होकर फ्लो करता है, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करता है, जिससे जो सॉलिड पार्टिकल है वो इसके बॉटम में ही रह जाते हैं और जो बाकी वेस्ट वाटर है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर जाने से पहले जैसा कि मैं इसमें बता चुका हूँ कि उस पानी को हम स्क्रीन आउट कर लेते हैं, उसको छान लेते हैं, जिससे कि और जो पार्टिकल्स हैं वो उस स्क्रीन पर रह जाएं। यहाँ हमें एक ग्रिट चैम्बर का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें स्क्रैपर लगा हुआ है, जिसमें एरो की डायरेक्शन दिखाया हुआ है। स्क्रैपर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उसको स्क्रैपर का मूवमेंट इस तरह से होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो उस पर स्टिक करके और नीचे की तरफ चल जाएं और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉटम में इकट्ठे हो जाएं और बॉटम से जो स्क्रू कन्वेयर है वहां से ये जो ग्रिट है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, इस पानी से अलग निकाल सकते हैं और जो वेस्ट वाटर है जो ग्रिड से फ्री हो चुका है वो आगे सिस्टम में आगे फ्लो कर जाएगा। ऐसा करने से ये पानी पंप आदि से प्रेशराइज मैनर में फ्लो करने के लिए समर्थ हो जाता है और पंप को किसी भी तरह का इन डेब्रिसेस से या इन कणों से नुकसान नहीं पहुंच पाता। स्क्रीमिंग टैंक, इस उपचार संयंत्र में तैरते हुए सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे कि ऑयल एंड ग्रीस, साबुन, कोयला, सब्जी और फलों के छिलके इत्यादि को अलग करने के लिए कार्य किया जाता है। चौकोर अथवा गोल आकार के ये टैंक उत्सर्ग की प्रकृति के अनुसार या तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के साथ जुड़े रहते हैं या ट्रीटमेंट प्लांट से में अलग से उपस्थित होते हैं। इनमें उत्सर्ग जल को 10 से 15 मिनट तक रखा जाता है। इसमें निकास द्वार प्रवेश द्वार के विपरीत दिशा में ऊंचाई पर स्थित होता है और उत्सर्ग जल में डूबा हुआ रहता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रिफाइनिंग, मेटल फिनिशिंग, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कपड़ा उद्योग से उत्पन्न उत्सर्ग में प्रचुर मात्रा में ऑयल सब्सटेंसेस उपस्थित होने के कारण इसका निवारण स्किमिंग टैंक में किया जाता है। अर्थात जो भी फ्लोटिंग इंप्योरिटीज है उसको इस टैंक में सेपरेट कर लिया जाता है। सेडिमेंटेशन टैंक, अगला प्रोसेस, यहां से निकला हुआ जल सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। यदि किसी उत्सर्ग में सस्पेंडेड या अघुलनशील ठोस पदार्थ पाए जाते हैं तो ऐसे उत्सर्ग जल को कुछ देर के लिए यूं ही शांत अवस्था है, जिससे जल की तुलना में अधिक विशिष्ट गुरुत्व वाले ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं एवं हल्के एवं कम गुरुत्व वाले अवयव ऊपर आ जाते हैं। इस टैंक की रचना भी इसी सिद्धांत पर होती है। सेडिमेंटेशन टैंक भी गोल, चौकोर या आयताकार हो सकते हैं। इसमें जल का निकास द्वार प्रवेश द्वार के ऊपर बना होता है। इस टैंक का मुख्य उद्देश्य तल या पैंदे में जमने वाले पदार्थों को शीघ्रता से अलग करना होता है। सेडिमेंटेशन टैंक का उपयोग मुख्य रूप से जैविक उत्सर्ग जल के उपचार के लिए किया जाता है।
इसमें ठोस पदार्थ अलग करने के बाद उत्सर्ग जल का उपचार हवा की अनुपस्थिति में सड़ाकर अर्थात एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से किया जा सकता है। अच्छी तरह से बनाए गए एवं कार्य कर रहे टैंकों से लगभग 50 से 70% सॉलिड एवं 30 से 40% बीओडी लोड कम किया जा सकता है। आजकल प्रत्येक जैविक उपचार संयंत्र में ये आवश्यक रूप से लगाए जाते हैं। ये टैंक नगरपालिका सीवरेज, पेपर मिल, खनिज, पेट्रोलियम, रिफाइनरी, चर्म उद्योग आदि के उत्सर्ग के उपचार के लिए बहुत उपयोगी हैं। यहाँ ये सेडिमेंटेशन टैंक का एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें जो एफ्लुएंट है वो ऊपर से पाइप के थ्रू आ रहा है और इस चैम्बर में कुछ समय के लिए स्टैंड स्टिल मैनर में रहता है। जब जल का फ्लोलेस अगर जल रहता है तो ऐसी स्थिति में जल में उपस्थित जो पार्टिकल्स हैं वो अपने गुरुत्व के कारण धीरे धीरे नीचे सेटल डाउन होते रहते हैं और उन पार्टिकल्स को नीचे से अलग से निकालकर उनका प्रोसेस कर लिया जाता है और जो इसके डिस्चार्ज साइड से, एग्जिट साइड से शुद्ध वाटर आगे प्रोसेस में चला जाता है। तो ये सारी मैकेनिकल मेथड्स थे जो कि फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज को और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को और हैवी इम्प्योरिटीज को सेपरेट आउट करने के लिए, वेस्ट वाटर से सेपरेट आउट करने के लिए काम में ली जाती है। धन्यवाद।